मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीजीटी, नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो है मैं हिंदी साहित्य की क्लास लेकर आ रहा हूँ। इस समय हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है। हिंदी साहित्य पर जो है कि इस समय डिस्कशन चल रहा है। तो हिंदी साहित्य में मित्रों आधुनिक काल से शुरुआत हुई है। आधुनिक काल पर जो है कि आज हमारी तीसरी वीडियो होगी मित्रों। और आधुनिक काल के अंतर्गत इसके पहले बताया जा चुका है कि किस तरह से अभी आधुनिक काल की शुरुआत ही हो रही है। आधुनिक काल की किस तरह से शुरुआत हुई, किन किन विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग जो है कि किस तरह से नामकरण किया आधुनिक काल का, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है आदि के विषय में जो है कि चर्चा हो चुकी है। तो आज की क्लास में मित्रों जो है कि खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष, खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष, इसके पहले की जो हमारी वीडियो है उस पर भी जो है कि खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष पर उस पर भी चर्चा हुई है। और आज भी जो है कि खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष पर चर्चा होगी। तो खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष के अंतर्गत जो है मित्रों इसके पहले की वीडियो में जो है बताया गया है जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है कि खड़ी बोली का शुरुआत होती है। खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष में जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही है, और इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त दो भाषा मुंशियों जैसे लल्लूलाल और सदल मिश्र की क्या भूमिका रही। तो उन्हीं के साथ साथ जो है कि लल्लूलाल और सदल मिश्र के साथ साथ दो महान विभूतियां और भी सामने आई, जिनका नाम जो है कि खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष के अंतर्गत या खड़ी बोली के विकास में या गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत लिया जाता है। जिसमें जो है कि सदा शुक्लाल नियाज और मुंशी सदा शुक्लाल नहीं इंसाअल्लाह खां का नाम आता है। ठीक है। तो खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष में सबसे पहले इसके पहले की वीडियो में जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में बताया गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष में, या हिंदी साहित्य के विकास में जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसके संस्थापक कौन रहा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो और इसके पहले फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त दो भाषा मुंशियों में से लल्लूलाल के विषय में बताया जा चुका है। आज जो है सदल मिश्र से शुरुआत होगी कि सदल मिश्र की क्या भूमिका रही खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष में या गद्य साहित्य के विकास में या आधुनिक काल में जो है कि इनका क्या योगदान रहा। तो और इसके बाद जो है कि ये कहाँ के निवासी थे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, खड़ी बोली से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की, गद्य साहित्य से संबंधित इन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की, इन सारी चीज़ों पर जो है कि आज यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है। तो आज की हमारी हेडिंग है सदल मिश्र। तो सदल मिश्र के विषय में हम लोग देखेंगे। सदल मिश्र के संदर्भ में हमारा पहला पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। जैसा कि बताया जा चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है कि हिंदी के विकास के लिए दो भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी। दो भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी, जिसमें से जो है कि पहली नियुक्ति लल्लूलाल की 1802 ईस्वी में हुई थी और इसके बाद दूसरी नियुक्ति उन्होंने सदल मिश्र की थी। तो इसलिए बताया जा रहा है कि सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, यानी प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट ने जो है कि सदल मिश्र की नियुक्ति 1803 ईस्वी में की थी। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि इनकी नियुक्ति प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट ने 1803 ईस्वी में की थी। कब इनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी नियुक्ति मित्रों जो है कि 1803 ईस्वी में किसने की थी? प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट ने, जो कि हिंदी के विभाग अध्यक्ष उसमें नियुक्त हुए थे। इसके बाद ये जो है कि आरा बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? तो सदल मिश्र मित्रों जो है कि आरा बिहार के रहने वाले थे, आरा बिहार के निवासी थे। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता था। सदल मिश्र की भाषा की एक विशेषता थी मित्रों, क्या विशेषता थी? कि इनकी भाषा में जो है कि पूर्वीपन पाया जाता था। तो इसी के साथ सदल मिश्र के साथ साथ जो चार महान विभूतियां थी जिनका गद्य साहित्य के योगदान में जिनका गद्य साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा, आधुनिक काल में जो है कि गद्य साहित्य के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो इन चार महान विभूतियों में सभी की भाषा की विशेषताओं को हम यहाँ देखते चलेंगे। जैसे सदल मिश्र के विषय में बताया गया कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता थी कि इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता था।
अब पूर्वीपन इनकी भाषा में क्यों पाया जाता था मित्रों? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये कहाँ के निवासी थे। ये जो है कि आरा बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के थे? आरा बिहार के रहने वाले थे। अगर भारत के मानचित्र में आप लोग देखेंगे तो आरा बिहार का जो एरिया पड़ता है, जो क्षेत्र पड़ता है, वह पूरब की तरफ पड़ता है। तो जब पूरब की तरफ पड़ता है इसीलिए इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव किसी भी व्यक्ति की भाषा पर जरूर निश्चित रूप से पड़ता है, वह कभी खत्म नहीं होता है। बाद में वह चाहे जहाँ जाकर रहने लगे, लेकिन उसकी जो मातृभाषा होती है उसका प्रभाव सारे पूरे जीवन जो है कि उसके साथ रहता है। उसकी भाषा का प्रभाव जो है कि कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जो है कि सदल मिश्र जो है कि आरा बिहार के रहने वाले थे। बिहार जो है भारत के मानचित्र में आप लोग देखेंगे तो पूर्व की तरफ पड़ता है और इसीलिए इनकी भाषा में पूर्वीपन माना जाता है। तो इनकी भाषा की विशेषता क्या है मित्रों? इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो है हम और विद्वानों की भाषा की विशेषता के विषय में देखेंगे। जैसे लल्लू लाल की भाषा के विषय में देखेंगे कि लल्लू लाल की भाषा में बताया गया ब्रज भाषापन पाया जाता था। और इसी के साथ नियाज की भाषा के विषय में देखेंगे कि नियाज की भाषा में जो है कि पंडिताऊपन पाया जाता है। और इंशा अल्लाह खां की भाषा की विशेषता क्या थी कि इंशा अल्लाह खां की भाषा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार थी। ठीक है मित्रों। और इसके बाद एक पॉइंट और बचता है सदल मिश्र से, इसको भी देख लेंगे कि सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नाचकेतोपाख्यान की रचना की। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने इनकी नियुक्ति का जो उद्देश्य था फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी साहित्य का विकास करना। लल्लू लाल की भी नियुक्ति का यही उद्देश्य था और सदल मिश्र की भी नियुक्ति का यही उद्देश्य था। तो लल्लू लाल ने जो है कि प्रेम सागर की, जॉन गिल क्राइस्ट के कहने पर प्रेम सागर की रचना की थी। और जो है कि सदल मिश्र जो है कि जॉन गिल क्राइस्ट के कहने पर जो है कि नाचकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। तो सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में, कब की थी? 1803 ईस्वी में नाचकेतोपाख्यान नाम से खड़ी बोली गद्य में पुस्तक लिखी थी। खड़ी बोली गद्य में पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है। तो ये तो हुआ मित्रों जो है कि सदल मिश्र के विषय में। सदल मिश्र के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उसको जो है कि यहाँ दिखाया गया। इसके अतिरिक्त और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचता है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो। बस इतना ही आप लोग जो है कि इनके विषय में देखते रहिएगा। इसके बाद जो है कि दूसरे विद्वान हैं जिनका जो है कि खड़ी बोली के विकास में, गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये कौन है? मुंशी सदाशिवलाल नियाज। तो मुंशी सदाशिवलाल नियाज के विषय में हम लोग देखेंगे कि मुंशी सदाशिवलाल नियाज जो है कहाँ के निवासी थे। सबसे पहले देख लेंगे कि मुंशी सदाशिवलाल नियाज कहाँ के निवासी थे। तो मुंशी सदाशिवलाल नियाज मित्रों दिल्ली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? दिल्ली के निवासी थे। ये हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और फारसी के भी लेखक थे। ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदी के विद्वान तो थे ही मुंशी सदाशिवलाल नियाज, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त ये जो है उर्दू और फारसी के भी अच्छे विद्वान थे। और ये कंपनी सरकार के अधीन जो है कि चुनार में नौकरी करते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है मित्रों कि ये प्रश्न बनता है कि सदाशिवलाल नियाज कंपनी सरकार के अधीन कहाँ पर नौकरी करते थे। इसके पहले का हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, उसमें हम जो है कि ये प्रश्न रखे भी हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। हमारे सारे प्रैक्टिस सेट क्लास के साथ साथ जो है कि जितने भी हम प्रैक्टिस सेट पर डे एक प्रैक्टिस सेट देते हैं, ये क्लास देते हैं, तो क्लास के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट भी देखते चलिएगा। तो एक कंपनी सरकार के अधीन ये प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर नौकरी करते थे। तो कहाँ पर नौकरी करते थे मित्रों? कंपनी सरकार के अधीन जो है कि ये सदाशिवलाल नियाज चुनार में नौकरी करते थे। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा में पंडिताऊपन माना। अब देखिए यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी बताया गया कि नियाज की भाषा की क्या विशेषता थी कि नियाज की भाषा में पंडिताऊपन था। यहाँ बताया जा रहा है कि आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा में क्या माना? पंडिताऊपन माना। यानी इनकी भाषा की क्या विशेषता थी कि इनकी भाषा में पंडिताऊपन था। ठीक है मित्रों। इसी के साथ जो है कि इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, लेकिन सुख सागर सदाशिवलाल नियाज की रचना है। तो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुख सागर पहला ग्रंथ है इनका, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सुख सागर जो है कि सदाशिवलाल नियाज की रचना है, बट जो है कि प्रेम सागर जो है यह किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। इसकी विशेषता है कि यह विष्णु पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। सुख सागर जो है यह विष्णु पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। दूसरी रचना इनकी है सुख सागर तरंग करके, और तीसरी रचना है मुंतक बुत्त बारीक। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना, मुंतक बुत्त बारीक और जो है कि सुख सागर। इनकी दो रचनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो तीन ही। तो एक सुख सागर,
पहली दूसरी सुख सागर तरंग और तीसरी मुंतगुत्त वारिक। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ जो है कि सदर मिश्र के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे इसको यहाँ जो है कि हाईलाइट किया गया। तो आगे चलते हैं, एक विद्वान और बचते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी साहित्य में, खड़ी बोली के विकास में, गद्य साहित्य के विकास में जो है, तो इनका नाम है इंशा अल्लाह खां। क्या नाम था? इंशा अल्लाह खां इनका नाम है। देख लेंगे इंशा अल्लाह खां के विषय में। तो इंशा अल्लाह खां की विशेषता क्या है कि ये दिल्ली के निवासी थे। सबसे पहली चीज है कि ये दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन बाद में आकर के ये लखनऊ में बस गए थे। बाद में जो है कि आकर के ये लखनऊ में रहने लगे थे मित्रों। ठीक है, तो पहले तो ये जो है कि दिल्ली के निवासी थे, हाँ, लेकिन जो है कि बाद में आकर ये लखनऊ में रहने लगे थे। इनकी भाषा की विशेषता यहाँ पर बताया गया कि इंशा अल्लाह खां की भाषा की विशेषता क्या थी। इनकी भाषा चटकीली मटकीली और मुहावरेदार थी। वही चीज यहाँ पर भी है कि इनकी भाषा की विशेषता थी कि इनकी भाषा चटकीली मटकीली और मुहावरेदार थी, और हिंदी को प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए, हिंदी को मजबूती प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, हिंदी को प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए इन्होंने जो है कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी नाम से एक रचना रची, और जिसको जो है कि उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बहुत बनता है कि रानी केतकी की कहानी रचना या ग्रंथ के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंशा अल्लाह खां की। और यहाँ से यह भी प्रश्न बनता है कि उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? हाँ, किस ग्रंथ का दूसरा नाम उदयभान चरित है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि उदयभान चरित किस ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो रानी केतकी की कहानी। ठीक है, एक विशेषता इसकी और है कि यह जो है कि इंशा अल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, यह हिंदी में लिखी गई पहली मौलिक गद्य कथा है। यह हिंदी में लिखी गई पहली मौलिक गद्य कथा है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद जो है कल यानी अगले वीडियो में जो है कि आधुनिक काल के विकास में सहायक महत्वपूर्ण संस्थाओं के विषय में बताया जाएगा। आधुनिक काल के विषय में, आधुनिक काल के विकास में, आधुनिक काल के विकास में वो कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे जो है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन, हाँ, इन संस्थाओं के विषय में बताया जाएगा कि इनका जो है कि आधुनिक काल के विकास में क्या योगदान रहा, इनकी क्या क्या विशेषता है और इनके संस्थापक कौन कौन रहे। तो ये हुआ जो है कि खड़ी बोली के विकास में आरंभिक खड़ी बोली का आरंभिक संघर्ष। तो खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में देखा, लल्लू लाल के विषय में देखा, फिर सदर मिश्र के विषय में देखा, और इसके बाद जो है सदाशिवलाल नियाज के विषय में देखा, फिर जो है कि इंशा अल्लाह खां के विषय में देखा, और देखा कि जो है कि इन लोगों का, इन विद्वानों का या फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है कि खड़ी बोली के आरंभिक संघर्ष में क्या योगदान रहा। ठीक है, और इसी तरह से आधुनिक काल की शुरुआत ही हो रही है, अभी भारतीय युग शुरू नहीं हुआ है। अभी हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, जैसे कि बताया गया ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन के विषय में देख लेंगे। इसके बाद फिर तब जो है कि हम लोग भारतीय युग पर चलेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक चीज बता देना चाहेंगे, यदि आप लोग, जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वे मित्र हमारे जो है कि निश्चित रूप से, जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे ही चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर देंगे। और जो हमारे नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को मित्रों जो है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रमबद्ध तरीके से, भले ही थोड़ा लेकिन जो है कि क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है कि आपको ऑफलाइन क्लास की ही तरह पॉइंट टू पॉइंट एकदम जो है कि क्लास मिलेगी। कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा। बस आवश्यकता है रेगुलरिटी की, आप लोग रेगुलर बने रहिए, और इसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसी के साथ, क्लास के साथ साथ जो है कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट जा रहा है 15-20 क्वेश्चन का, उसको भी आप लोग जो है कि पढ़ देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। फिर तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।